प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स टर्म 2 का मानव पूंजी निर्माण टॉपिक हम लोग देख रहे थे। ये वीडियो का 4th पार्ट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही अरसास के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? तो जनशक्ति अर्थव्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनशक्ति मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तो हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। आर्थिक विकास की दर को तीव्र गति से बढ़ाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी देश के लिए मानव पूंजी निर्माण का क्या महत्व है? तो इसके निम्नलिखित महत्व है। पहला है, मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादकता शक्ति में वृद्धि करता है। दूसरा, शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उत्पादकता वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है, जिससे उनका उपभोग स्तर और इसके फलस्वरूप जीवन स्तर ऊंचा होता है। तीसरा है, आय में वृद्धि से समाज के सभी वर्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। चौथा है आपका, शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों का अधिक बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या को एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है, मानव पूंजी के निवेश द्वारा विशाल जनसंख्या को एक उत्पादक संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि मानव पूंजी में निवेश जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित, बेहतर प्रशिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों की उत्पादकता का स्तर ऊंचा होता है। इससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और उपभोग का स्तर ऊंचा होता है। फलस्वरूप रहन सहन के स्तर में भी सुधार होता है। दूसरे, शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ लोग निष्क्रिय पड़े संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता किन घटकों पर निर्भर करती है? जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार क्यों आवश्यक है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है, जैसे साक्षरता दर पर, जीवन प्रत्याशा पर। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है कि एक आदमी की औसत आयु कितनी होती है, 60 साल जिएगा कि 70 साल जिएगा कि 100 साल जिएगा। स्वास्थ्य है और कौशल निर्माण है। जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है क्योंकि इससे ही अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित होती है। वास्तव में साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या ही देश की परिसंपत्तियां होती है, जबकि निरक्षर व अस्वस्थ जनसंख्या देश पर एक बोझ होती है। अगला है, शिक्षा का क्या महत्व है? इसके विकास के लिए सरकार ने क्या किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। आगत मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में जो हम प्रयोग करते हैं वो आगत कहलाता है, और जो उत्पादन होता है वो निर्गत कहलाता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए निम्न कदम उठाए हैं। पहला है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा है, शिक्षा पर योजना व्यय बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना क्यों आवश्यक है? तो अच्छा स्वस्थ व्यक्ति को अपनी क्षमता बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वास्तव में स्वास्थ्य स्व कल्याण की अनिवार्य आधारशिला है। अस्वस्थ लोगों की कार्य क्षमता का स्तर निम्न होता है, जबकि स्वस्थ लोगों की कार्य क्षमता का स्तर ऊंचा होता है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, और इसलिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान दे रही है। अब एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना निर्माण देश का प्राथमिक लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव पूंजी में विनियोग की सीमाएं बताएं। तो मानव पूंजी में विनियोग की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला,
अल्प विकसित देशों में वित्तीय साधनों का अभाव होता है, अतः उपलब्ध साधनों को केवल मानव विकास पर ही व्यय नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, विदेशी तकनीकी सहायता के बिना अल्प विकसित देशों में कौशल निर्माण संभव नहीं है। विदेशी तकनीकी सहायता के आयात के लिए विदेशी विनिमय कोषों की आवश्यकता होती है और अल्प विकसित देशों में विदेशी विनिमय कोष पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। मतलब मानव पूंजी निर्माण करने में क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या दिक्कत है, यही इसका सीमा है बच्चों। तीसरा है, अधिकांश अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कृषि प्रधान होती है और कृषि के अंतर्गत नव परिवर्तन एवं कौशल निर्माण की संभावना अत्यधिक कम होती। नव परिवर्तन मतलब होता है कि हर बार कुछ नया करना जिससे बाजार में मांग बढ़े। जैसे मान लीजिए पहले छोटा वाला नोकिया फ़ोन आया जिसमें केवल बात ही कर सकते थे, उसके बाद फिर उसमें सुधार करके क्या हुआ कि अब हम उसके साथ बात भी कर सकते हैं और गाना भी, फिल्म का गाना भी सुन सकते हैं। फिर अब क्या आया कि स्क्रीन टच मोबाइल बन गया। तो ये सब हुआ नव परिवर्तन कि हर बार बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए कुछ नया करना, इसी को हम लोग नव परिवर्तन करते हैं बच्चों। ये शुम्पीटर द्वारा दिया गया था, शुम्पीटर अर्थशास्त्री द्वारा नव परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। चौथा है, इनका सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा तकनीकी परिवर्तन के अनुकूल नहीं होता है। इन देशों में ज्ञान व कौशल के प्रति जन सामान्य उदासीन होता है। कौशल निर्माण मानवीय साधनों के विकास की एक दीर्घकालीन प्रक्रिया जिसके लिए पर्याप्त एवं लगातार विनियोग, असीमित धैर्य एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। अल्पविकसित देशों में ऐसा संभव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास से आशय मानव में गुणात्मक सुधार करना है। सन 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास लोगों के सामने विस्तार की प्रक्रिया है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 1997 ईस्वी में मानव विकास की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा उनके कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है। यही मानवीय विकास की धारणा का मूल है। ऐसे सिद्धांत न तो सीमाबद्ध होते हैं और न ही स्थैतिक, परंतु विकास के स्तर की दृष्टि में न रखते हुए जन सामान्य के पास 3 विकल्प है। एक, लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना और तीसरा है अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों तथा अपनी पहुंच बढ़ाना। और भी अनेक विकल्प हैं जिन्हें बहुत से लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता से सृजनात्मक और उत्पादक बनने के अवसर और स्वाभाविक स्वाभिमान एवं गारंटीकृत मानवीय अधिकारों का लाभ उठाना। आय केवल एक विकल्प है। जो लोग आय प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे वह यह बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यह उनके समग्र जीवन का सार नहीं है। आय एक साधन है जबकि मानव विकास एक साध्य है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण से क्या आशय है? मानव संसाधन विकास के मुख्य स्रोत बताइए। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिकांशतः भौतिक पूंजी के संचय को ही अधिक महत्व दिया जाता है। भौतिक पूंजी मतलब पैसा को जो हम लोग जमा करके रखते हैं, धन संपत्ति जो हो गया पैसा, जबकि व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि पर्याप्त सीमा तक मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर रहती है। मानव पूंजी निर्माण देश के सब लोगों का ज्ञान, कुशलता तथा क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है। शुल्ज, हार्बसियन, डेंसियन, कैंडुडिक, मोसिस और आब्रामोविस्टज, बैकर, मेरी बोमन, कुजनेट्स आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि शिक्षा पर व्यय किया गया $1 राष्ट्रीय आय में उसकी अपेक्षा अधिक वृद्धि करता है जितना बांधों, सड़कों, फैक्ट्रियों या अन्य व्यवहार्य पूंजी वस्तुओं पर व्यय किया गया $1। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ एवं परिभाषा। तो मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है ताकि देश में मानव शक्ति तकनीकी कुशलता एवं योग्यता प्राप्त कर सके। इसका संबंध ऐसे व्यक्ति उपलब्ध कराना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है जो कुशल, शिक्षित तथा अनुभवी हो। मानव पूंजी निर्माण इस प्रकार मानवों में विनियोजन और उसके निर्माणकारी तथा उत्पादक साधन के रूप में विकास से संबंध है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। प्रोफेसर मायर के अनुसार, ये सब परिभाषा है बच्चों।
मानवीय पूंजी निर्माण ऐसे लोगों को प्राप्त करने तथा उसकी संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसके पास ये कुशलताएं, शिक्षा और अनुभव होता है जो किसी देश के आर्थिक विकास एवं राजनीतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर हार्बिसियन के शब्दों में मानव पूंजी निर्माण से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध करना और इनकी संख्या में वृद्धि करना है जो कुशल, शिक्षित व अनुभवपूर्ण हो, जिनकी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक होती है। मानव पूंजी निर्माण इस प्रकार मानव विनियोजन और उसके सृजनकारी तथा उत्पादक साधन की माप में विकास से संबंधित है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। मानव पूंजी निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत निम्न प्रकार है। पहला है शिक्षा। शिक्षा पर वह मनुष्य को अधिक कुशल बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है और इससे भविष्य की आय बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ हो जाएगा इससे। दूसरा है स्वास्थ्य। एक स्वस्थ व्यक्ति ही किसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में श्रमिक बीमार रहता है और बीमार श्रमिक कार्य से बचता है, इससे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति को बढ़ाता है और इस कारण यह मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रशिक्षण। फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय करती है। फर्में प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था कारखाने के अंदर भी कर सकती है अथवा अपने कर्मचारी को अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिला सकती है। प्रशिक्षण पर किया गया यह व्यय कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाता है और इस प्रकार फर्म के लाभ में वृद्धि होती है। चौथा है प्रवसन तथा सूचना। सामान्यतः लोग अधिक आय की तलाश में अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों को पलायन करते हैं। प्रवसन के दौरान किए जाने वाले व्यय की तुलना में आय में अधिक वृद्धि होती है। इसी प्रकार व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। यह जानकारी मानव पूंजी के उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, ये वीडियो का 4th पार्ट है। मानव पूंजी निर्माण क्लास 11th के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।